हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और मैं पहले ही आप सभी को बता देता हूँ कि जो ये वीडियो रहेगी ये थोड़ी लंबी रहेगी और जब आपके पास टाइम होगा तभी आपने इस वीडियो को देखना है और आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपकी 2 ईयर की बीएड होती है ना, इसमें आपका क्या सिस्टम रहता है, आपको 2 ईयर्स में क्या क्या करना पड़ता है, कितने आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, कितनी आपको फाइलें वगैरह बनानी पड़ती है ना, आपको स्कूल कब कब जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, फोर्थ सेमेस्टर में आपका क्या रहता है, और टीचिंग प्रैक्टिस वगैरह क्या होती है, ऑब्जर्वेशन वगैरह क्या होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगा। जैसे कि जो आप HPTET का एग्ज़ाम हो गया या CTET वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह हो गया, वो एग्ज़ाम्स अब आप कब दे पाते हो, उसके बाद आप मतलब कि अगर आपके वो एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आप फर्दर किन किन एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। ओके और इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो HPTET वगैरह की प्रेपरेशन है वो आपने अपनी जो बीएड है उसके दौरान कैसे करनी है, और जो HPTET और जो आपकी बीएड है इसके जो आपके एग्ज़ाम्स है वो कैसे रहते हैं, वो किस तरीके से देने पड़ते हैं, आपको कहाँ से चीज़ें पढ़नी पड़ती है, आपको बुक्स लेनी है या नहीं लेनी है, किस तरीके से आपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, क्या सिस्टम रहता है, सारी ओवरऑल सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका ये है, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे फिर वो आपका SPU यूनिवर्सिटी मंडी होगी, है ना, यहाँ का जो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है आपका। ओके तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका सिलेबस है वो मतलब किस प्रकार का रहता है और आपको क्या क्या करना पड़ता है हर एक सेमेस्टर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसकी आपकी नोटिफिकेशन आई है कि 19 अगस्त से जो आपकी क्लासेस वगैरह है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछ रहे थे कि ये ओनली यूनिवर्सिटी के लिए नोटिफिकेशन है या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह है उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है। तो ये ओनली यूनिवर्सिटी जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है जिनकी भी एडमिशन HPU में हुई है उन्हीं के लिए ये नोटिफिकेशन है, और जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह है ना, डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस की मतलब कि अपना सिस्टम रहता है कि कब वो क्लासेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप ऑब्वियसली आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रखी होगी वहाँ पे आपने मतलब उनका जो कॉलेज का ग्रुप होगा उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होगी। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होगी तो आपका क्या सिस्टम रहेगा। ओके तो अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में सबसे पहले बात करें तो ये तो आपका ये है कि जो आपका एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहता है। ओके तो मैं सीधा आता हूँ आपका कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या करना पड़ता है, कितने आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं आपने ये सारा सिलेबस कहाँ से कवर करना है, बुक्स लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके तो अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बेसिकली यहाँ पे मतलब डिस्कस करें, वैसे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के नाम है वही ओनली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद फर्दर इन डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में आपका क्या क्या सिलेबस आपका रहता है वो भी इस PDF में नीचे दिया गया है, तो उसको मैं उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहता है ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान आप अपने कॉलेज में ही रहते हो, कहीं भी आपको जाना नहीं पड़ता है, किसी भी स्कूल वगैरह में आपको नहीं जाना पड़ता है। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, सभी बच्चों के लिए आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, है ना। इसमें आपका क्या रहता है, इसमें आपका ये रहता है कि जो आपका फर्स्ट और सेकेंड सब्जेक्ट है ये आपका मतलब 100 मार्क्स का होता है टोटल, जिसमें जो आपकी थ्योरी है, थ्योरी का जो आपका पेपर होता है वो होता है आपका 80 मार्क्स का, जो आपके फर्स्ट 2 पेपर है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स, ये आपका साइकोलॉजी का होता है। नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें आपके मतलब आर्टिकल्स वगैरह आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो ये रहता है आपका। तो जो आपके फर्स्ट के 2 पेपर आपके रहते हैं ये आपके 100 मार्क्स के रहते हैं। ओके तो इसमें आपका क्या रहता है, 20 मार्क्स की आपको इसमें असेसमेंट मिलती है, जिसमें आपके 5 मार्क्स असेसमेंट के होते हैं और जो 15 मार्क्स है उसमें आपकी मिड टर्म असाइनमेंट वगैरह आपकी इंक्लूड होती है। ओके तो जो इसका पेपर होता है आपका वो होता है आपका 3 आवर्स का, है ना, जो आपके फर्स्ट 2 एग्जाम्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपके 5 एग्जाम्स होते हैं, सभी स्ट्रीम मतलब कि चाहे आपकी कौन सी भी स्ट्रीम क्यों ना हो, है ना। तो जो आपका ये थर्ड पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसमें आपका क्या रहता है, ये आपका 50 मार्क्स का रहता है ओवरऑल,
जिसमें थ्योरी जो आपकी रहती है 40 मार्क्स का आपका थ्योरी वाला एग्ज़ाम रहेगा और 10 मार्क्स की आपको असेसमेंट दी जाएगी। ओके, उसके बाद यही 4th और 5th ये भी आपका सेम ही रहता है। ये आपके लास्ट के 3 आपके 50-50 मार्क्स की आपके एग्ज़ाम रहते हैं, थ्योरी आपकी इसमें 40-40 की रहती है। ओके, तो जो आपके लास्ट के 3 एग्ज़ाम से ये आपके 1.5 आवर्स के होते हैं, मतलब 1.5 घंटे का आपका इसमें एग्ज़ाम होगा जब भी आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। और जो स्टार्टिंग के 2 है ये आपके जो एग्ज़ाम रहेंगे ये आपके 3 आवर्स के रहते हैं। ओके, तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम रहते हैं इसमें आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ता है, बस आपको अपने कॉलेज में रहना पड़ता है। ओके, तो आपने क्या करना है, जो आपको ज़्यादा इस वक्त लोड नहीं लेना होता है तो आपने क्या करना है, इस दौरान आप जिस भी मतलब किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ पे आपको टाइम लग जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में उतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि बिजी स्केड्यूल रहता है, सुबह से लेकर आपको शाम तक क्लासेस वगैरह लगानी पड़ती है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपने अपने जो टेट की प्रिपरेशन है वो आपने स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पे टेट की मैंने बात कर ही दी है, तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ मतलब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि जो आपका HP टेट का एग्ज़ाम रहता है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। देखो, तो पहले इसमें कन्फ्यूजन रहती थी कि जो आपका HP बॉस है जो आपका ये टेट का एग्ज़ाम कराता है HP टेट, ओके, तो HP टेट ये बोलते थे कि फर्स्ट सेमेस्टर से दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या फिर ओनली थर्ड सेमेस्टर से दे सकते हैं। ओके, तो एक RTI लगाई थी, ये 1-2 साल पहले की बात है या फिर लास्ट ईयर की बात है, एक पर्सन ने RTI आपकी लगाई थी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है HP बॉस का जो आपका HP टेट रहता है उसके लिए, कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो उसमें जो रिप्लाई आया था HP बॉस की तरफ से, उनका ये रिप्लाई आया था कि हम मानते हैं NCT के गाइडलाइंस को, जैसा NCT कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं। तो जो NCT है आपका, इसने 2021 या 22 में आपकी एक नोटिफिकेशन निकाली थी, कुछ गाइडलाइंस निकाली थी कि अगर आप B.Ed को परस्यू कर रहे हो या अपेयरिंग में हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में हो, तो आप कभी भी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे वो आपका C.Tet का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका HP टेट का एग्ज़ाम हो। तो इस अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि HP टेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर से भी दे सकते हो। ओके, तो अगर आपको फर्दर इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई दिक्कत आती है तो आप जो ये NCT की गाइडलाइंस है वो हाँ उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप केस भी कर सकते हो। ओके, देखो, लेकिन इसमें ख़ास चीज़ क्या है, इसमें ख़ास चीज़ ये है, देखो, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टेट दे दिया है ना, और आपका HP टेट भी क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपका कमीशन है उसमें अप्लाई कर पाओगे, कमीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका बेशक आपका जो टेट है वो फर्स्ट में वैलिड है, सेकंड में भी वैलिड है, थर्ड में भी वैलिड है, फोर्थ में भी वैलिड है, लेकिन जो आपका कमीशन वगैरह है उन सारे एग्ज़ाम्स में अप्लाई करने के लिए आपकी जो B.Ed है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो बेशक आप टेट किसी भी सेमेस्टर में दे सकते हो, लेकिन जो आप एग्ज़ाम है जैसे TGT कमीशन हो गया, PGT कमीशन वगैरह हो गया, उसके लिए आपकी जो B.Ed है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, हाँ जी, तो बस बहुत सारे बच्चों की यही कन्फ्यूजन थी कि फर्स्ट सेमेस्टर से आप टेट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। देखो, C.Tet का तो जो आपका ऑफिशियल है वो तो आपका है ही है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से जिस दिन आप एडमिशन लेते हो उस दिन से ही आपका C.Tet दे सकते हो। HP टेट भी आप दे सकते हो, और मैंने आपको कंडीशन बता दी, लेकिन आपका बेशक क्लियर हो जाए, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, लेकिन आपकी जो कमीशन वगैरह है उसमें अप्लाई करने के लिए आपकी B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें आपको मतलब जितने भी आपकी सेमेस्टर है इसमें आपको बुक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और कहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी है। तो मैं सिंपल आपको बता दूं, B.Ed के जो आपके एग्ज़ाम्स रहते हैं इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो, जो आपके B.Ed के एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप कितनी शीट्स भरते हो। ओके, ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप कितनी शीट्स फिल करते हो। इसके साथ साथ ही ऐसा नहीं है कि मतलब जो ज़्यादा शीट्स फिल करेगा उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बिल्कुल कम शीटें फिल करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आपका क्या सिस्टम रहता है कि मतलब अगर आपने शीट्स भरी है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने शीट भरी है और उसमें आपने हर कुछ लिखा है। ओके, तो उसमें जो कंटेंट है वो भी मैटर करता है आपका। ओके, तो ये सिस्टम है आपका कि जो बच्चे होते हैं वो 2-3 दिन पहले पढ़ के भी जो B.Ed के एग्ज़ाम्स है वो दे देते हैं। अब बात आती है कि आपको बुक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।
ओके, तो मैं अपना खुद बताता हूँ कि मैंने आज तक कभी बुक्स नहीं ली। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई नॉलेज नहीं थी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बुक्स ज़रूर ले ली थी, जो आपका ये पेपर 1 है और पेपर 2 है, इसकी बुक्स ले ली थी, लेकिन उससे मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा, और मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं पढ़ा था, और उसके बाद तो मैंने कभी बुक्स ली ही नहीं। अब इसके बाद बात आती है कि अगर बुक्स नहीं लेनी है तो पढ़ेंगे कहाँ से, एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ेंगे। देखो, एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास मतलब बहुत सारी पीडीएफ्स भी होती है, जो बुक्स वगैरह है इनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम वगैरह चैनल के ऊपर मिल जाती है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आपके इग्नू के नोट्स वगैरह हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आपका एआई है ना, चाहे वो आपका चैट जीपीटी हो गया, चाहे वो आपका जेमिनाई हो गया, चाहे आपका क्लाउड हो गया, चाहे बहुत सारे आपकी जो एआई वाले हैं, तो इस पे भी आपको कंटेंट मिल जाता है, जो जिसको पढ़ के आप जो बीएड के एग्ज़ाम्स है वो आप दे सकते हो। इसके अलावा जो पीडीएफ है इन एग्ज़ाम जो बीए इनकी बुक्स की पीडीएफ है वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर हो गया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप जैसे ही आपकी बीएड की क्लास लगी उसी दिन जो आपको कराया शाम को लग गए वही पढ़ने लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल फालतू वेस्ट ऑफ टाइम है। आप अच्छे से बाकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो, बीएड के दौरान ही आपको बाकी एग्ज़ाम्स की आपको प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो आपके पीजीटी हो गया, टीजीटी वगैरह हो गया, उसकी आपने तैयारी करनी है, और साथ ही साथ एचपी टेट वगैरह की आपने प्रिपरेशन करनी है। ओके, देखो अब आपका इसमें क्या सिस्टम रहता है, जो आपके बीएड के एग्जाम्स रहते हैं, तो मेरे पास इन सभी के नोट्स हैं, ऑफ कोर्स वो पेड रहेंगे। देखो, अगर आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर के उसके आपको नोट्स चाहिए होंगे, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, मतलब कि वो ऐसे नोट्स है कि वो आपके बुक से भी बेटर आपके नोट्स है। बुक में आपको थ्योरी वगैरह बहुत पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो मेरे खुद के नोट्स है वो आपके मतलब टू द पॉइंट है, पेड है, और इसका जो प्राइस है मैंने बहुत ही कम रखा है, जो आपका कमीशन एंड कमेटीज़ का प्राइस था एक पीडीएफ का उतना ही है। और अगर आपको किसी को भी नोट्स चाहिए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे नोट्स हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9805951486। देखो, ये जो भी आपके सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट है, इन सभी की मैंने वीडियोस भी डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने इन सब्जेक्ट के जो नाम है ये यूट्यूब के ऊपर डालने हैं, बाय योगेश टीचिंग आपने लिख देना है, तो आपको वन शॉट वहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि नोट्स किस तरीके के हैं। ओके, बाकी क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके के नोट्स हैं। हाँ जी, तो जो आपका पहला एग्ज़ाम है इसकी जो पीडीएफ की नोट्स है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। देखो, तो जब मेरा खुद का फर्स्ट सेमेस्टर था तो उस वक्त मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो ये जो आपको नोट्स दिखेंगे ये उतने मतलब अच्छे आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन अच्छे तो है, लेकिन इसमें आपका ये सिस्टम है कि उतनी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, और मतलब कि उस वे में भी नहीं लिखे हुए मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से कि क्या बोलते हैं किस तरीके से आपको जो बीएड में एग्ज़ाम्स जो प्रेजेंटेशन वगैरह आपकी रहती है वो मैंने यहाँ पे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे तरीके से नहीं करी है, जो आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर है। ओके, तो इसलिए जो प्राइस है इन सभी 5 सब्जेक्ट्स का वो मैंने बहुत ही कम रखा है। बाकी जो आपके ये है सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के आपके जो नोट्स है, मतलब कि आप इन टोटल 5 जो बुक्स है या जो 5 सब्जेक्ट्स है, इनका जो प्राइस टोटल आपका बनेगा वो आपका इतना कम बनेगा कि आप अगर एक बुक भी लेते हो उससे भी आपका कम प्राइस होगा। ओके, तो ये सारे आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, और किस तरीके से जो बीएड के एग्ज़ाम्स वगैरह है वो आपको फिल मतलब कि क्या बोलते हैं बनाने पड़ते हैं या मतलब किस तरीके से लिखने पड़ते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको ज़रूर वीडियो बनवाऊंगा। लेकिन जो भी आपके ये सारे नोट्स है इसकी जो वीडियोज़ है वो आपने ज़रूर एक बार यूट्यूब के ऊपर देख लेनी है। अगर आपको वहाँ से समझ आ रहा है तो आप परचेज़ कर सकते हो। वीडियोज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो बस आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर। ओके, इसके अलावा इसी तरीके के आपको सारे सब्जेक्ट के आपके नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। ओके, हाँ जी, तो ये आपका सिस्टम रहता है। इसी तरीके से जो सारे सब्जेक्ट है उसके नोट्स अवेलेबल है, और सेकंड के भी है, थर्ड के भी है, सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है। ओके, तो ये आपका सिस्टम रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या करना पड़ता है, और आपको बस स्कूल मतलब कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपकी क्लासेस होगी वहीं आपको रहना पड़ता है, वहीं आपकी क्लासेस वगैरह रहेगी। फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ही आपने जो टेट वगैरह की प्रेपरेशन है वो आपने स्टार्ट कर देनी है। क्या करना है, तो मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो ज़्यादा मैं मेडिकल वालों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि अच्छे तरीके से उन्होंने क्या पढ़ना है, लेकिन बाकियों को मैं बता दूंगा। देखो, जो आपका आर्ट्स और कॉमर्स का जो
आपका सब्जेक्ट रहता है, आर्ट्स और जो कॉमर्स वाले रहते हैं, तो उनको आपको एसएसटी पढ़नी पड़ती है। एसएसटी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, ये पढ़ना पड़ता है, जीके हो गया, साइकोलॉजी वगैरह हो गया, ये आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें आपका मेन एसएसटी रहता है। तो इसके लिए आप क्या करना है, इसके लिए आपको जो 6 to 10th वाली एनसीईआरटी है वो आपने क्लियर आपकी रखनी है। 11 12 भी आप कर सकते हो जो आपके PYQs वगैरह है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर मैं मेडिकल की बात करूँ तो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की जो बायो है वो आपने बिल्कुल क्लियर रखनी है अपनी, क्योंकि ये 60 मार्क्स की आती है आपकी 11th और 12th की जो बायो रहती है। इसके अलावा 30 मार्क्स का जीके रहता है, 30 मार्क्स की साइकोलॉजी रहती है और 30 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री रहती है मेडिकल वालों के लिए। नॉन मेडिकल वालों के लिए आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आती है ना, और मैथ्स आता है, आपका जीके आता है, साइकोलॉजी वगैरह आपकी आती है नॉन मेडिकल वालों के लिए। ओके, कॉमर्स और आर्ट्स का मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश आती है और एसएसटी आती है आपकी, जीके आता है, साइकोलॉजी वगैरह आती है। ओके, ये सिस्टम आपका रहता है। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर से इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। सेकंड सेमेस्टर में आपको ऑब्जर्वेशन आपकी शुरू हो जाती है। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको 1 मंथ के लिए स्कूल जाना पड़ता है और मैं बताऊँगा वहाँ पर क्या करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर में आपकी 4 मंथ की टीपी होती है, टीचिंग प्रैक्टिस होती है, और आपको 4 मंथ के लिए स्कूल जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको टीच करना पड़ता है। ओके, थर्ड सेमेस्टर में। हाँ जी, तो अगर मैं सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात करूँ, सेकंड सेमेस्टर में आपके कितने एग्ज़ाम होते हैं? सेकंड सेमेस्टर में आपके 5 एग्ज़ाम होते हैं। देखो 5 एग्ज़ाम आपके कैसे रहते हैं, जो आपके थर्ड ये एक हो गया ये वाला पहला पेपर, ये दूसरा और ये 3, ये आपके मतलब 2 आपके इसमें वही सेम रहेंगे। जो फर्स्ट के 2 है वो 100 मार्क्स के रहेंगे, फर्स्ट 2 सब्जेक्ट, और जो आपके लास्ट के 3 सब्जेक्ट रहेंगे वो आपके रहेंगे 50-50 मार्क्स के। तो इसमें आपका क्या सिस्टम रहता है कि जो सभी स्ट्रीम के बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है, सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये जो आपके सब्जेक्ट है ये आपके कंपलसरी रहते हैं। इसके बाद टर्न आती है कि जो आपके डिफरेंट आपके स्ट्रीम के बच्चे रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। ओके, सब्जेक्ट उनको चूज़ करने पड़ते हैं। जो आपके ये सब्जेक्ट है यहाँ पे 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, तो आपके टोटल 5 हो गए। मतलब कि जो फर्स्ट के आपके 3 है ना, ये तो आपके कंपलसरी रहेंगे सभी बच्चों के लिए, सभी स्ट्रीम के बच्चे कंबाइन इसको पढ़ेंगे। ओके, तो आपका जो ये सिस्टम है यहाँ पे जो आपके ये है, Candidates are required to choose any 2 of the following teaching subjects in second semester in accordance with the subjects studied at graduation level। तो आपका ये इसमें ये सिस्टम रहता है। जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, मेडिकल वाले बच्चों को जैसे हर एक स्ट्रीम के बच्चों को 2-2 आपके सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। जैसे आपका ये हो गया, जो मेडिकल वाले बच्चे रहते हैं, मेडिकल वाले बच्चों को चूज़ करना पड़ता है टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस। एक ये आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और इसके साथ आप चूज़ करते हैं मेडिकल वाले टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। तो ये आपके 2 सब्जेक्ट हो गए, तो 3 ऊपर कंपलसरी सभी बच्चों के लिए, और मेडिकल वालों के लिए ये आपके 2 हो गए। तो टोटल आपके 5 पेपर होते हैं सेकेंड सेमेस्टर में भी। ओके, ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन मेडिकल वाले बच्चे चूज़ करते हैं एक टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स और टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेज। तो ये 2 चूज़ करते हैं आपके नॉन मेडिकल वाले। उसी तरीके से अगर आर्ट्स वालों के बारे में बात करें, आर्ट्स वाले बच्चे जो चूज़ करते हैं, एक उनका जो कंपलसरी रहता है चूज़ करने के लिए वो रहता है टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज। एक ये चूज़ करना पड़ता है आर्ट्स वाले बच्चों को। इसके अलावा उनको कोई एक जो आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वो चूज़ करना पड़ता है। 1 2 3 इन 3 में से चॉइस रहती है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कि क्या चूज़ करना है उन्होंने, जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है। तो बहुत सारे बच्चे जो संस्कृत वाले होते हैं वो संस्कृत चूज़ करते हैं, कोई एक आपको चूज़ करना पड़ता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी है ज़्यादा तो आप हिंदी चूज़ करते हो, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आप इंग्लिश चूज़ करते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ करना है। SST के साथ ये तो आपको करना पड़ता है। इसके अलावा इन 3 जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है इनमें से आपके पास चॉइस रहती है कि आपने क्या चूज़ करना है। ये हो गया आपका SST वाले बच्चे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कॉमर्स वाले बच्चे रहते हैं, कॉमर्स वाले बच्चों को एक ये चूज़ करना पड़ता है टीचिंग ऑफ कॉमर्स, एक ये हो गया। इसके अलावा आपके ये जो 3 सब्जेक्ट है लैंग्वेज वाले, इनमें से इनके लिए भी चॉइस रहती है कि कौन सा आपने चूज़ करना है, संस्कृत चूज़ करना है, हिंदी चूज़ करना है, फिर इंग्लिश चूज़ करना है। तो इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। तो यही है, इसमें आपको चॉइसेस दी जाती है हर एक बच्चे को, जो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम वाले रहते हैं। और जो आपके फर्स्ट के ये 3 पेपर है ये सभी स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं। ओके, तो इसके भी नोट्स अवेलेबल है, सारे नोट्स अवेलेबल है, तो आप कभी मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, हाँ जी।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पेपर एक्स यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना। तो इसका आपका क्या सिस्टम रहता है, ये आपका कोई पेपर नहीं होता है, ये आपको इसकी बस ग्रेड दी जाती है आपको, है ना। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि 1 मंथ के लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है। अब स्कूल में क्या करना पड़ता है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप स्कूल जाओगे ऑब्जर्वेशन के लिए 1 मंथ के लिए, है ना, 1 मंथ के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। 1 मंथ के लिए जाओगे आप, ओके, हाँ देखो 1 मंथ के लिए आपको स्कूल, देखो 1 मंथ के लिए जब आप स्कूल जाओगे उससे पहले आपकी कॉलेज में ही, है ना, कॉलेज में ही आपकी माइक्रो टीचिंग होगी, है ना, माइक्रो टीचिंग होगी आपकी। अब माइक्रो टीचिंग क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। माइक्रो टीचिंग होगी आपकी कॉलेज में ही, मतलब आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको स्कूल में जाके किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये होती है आपकी माइक्रो टीचिंग। मतलब माइक्रो टीचिंग में आपको एक माइक्रो फाइल बनानी पड़ती है। सेकंड सेमेस्टर का काम आपको मैं बता देता हूँ। सेकंड सेमेस्टर में आपको एक माइक्रो फाइल बनानी पड़ती है ना। माइक्रो फाइल में आपको 20 लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। 20 लेसन प्लान, 10 आपके जो एक सब्जेक्ट होगा टीचिंग सब्जेक्ट, जैसे मेडिकल वालों के लिए बात करूँ तो 10 आपको बनाने पड़ेंगे लाइफ साइंस के लेसन प्लान, और 10 आपको बनाने पड़ेंगे फिजिकल साइंस के लेसन प्लान। तो बस यही होता है कि आपको जैसे एक आपका मतलब कॉलेज वगैरह में ग्रुप बना दिया जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों का मतलब जैसे 5-10 बच्चों का ग्रुप बनेगा, और शाम शाम को वो डेली प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से वहाँ पे स्किल यूज़ करनी है, किस तरीके से आपने ब्लैक बोर्ड की राइटिंग करनी है, किस तरीके से आपने क्वेश्चनिंग करनी है जब भी आप स्कूल जाओगे उसके लिए, है ना। तो आपके उस वक्त आपको माइक्रो फाइल बनानी पड़ती है, उसमें आपके 20 लेसन प्लान्स बनते हैं। ओके, तो वहीं आपकी कॉलेज में प्रैक्टिस कराई जाती है। एक आपका ग्रुप बनता है, तो वहाँ पे आपकी कॉलेज में प्रैक्टिस होती है डेली शाम को कि आपको माइक्रो टीचिंग किस तरीके से करनी है। किस माइक्रो टीचिंग में आपकी 5 स्किलें होती है, जैसे स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन वगैरह। तो ये 5 स्किलें आपको सिखाई जाती है माइक्रो टीचिंग में। तो आपकी 20 लेसन प्लान बनते हैं, और आपके क्या बनते हैं, मतलब आपको डेली हर एक लेसन प्लान आपको डिलीवर करना पड़ेगा अपने कॉलेज में टीचर के सामने। टीचर भी हो गए पीछे और बच्चे भी हो गए वहाँ पे, जो आपका ग्रुप होगा। तो वो आपको ऐसे उनको बढ़ाना है कि वो क्या है, वो बच्चे हैं वहाँ पे बैठे हुए। ओके, तो इस तरीके से आपका रहता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है डेली। तो आपको सेकंड सेमेस्टर में माइक्रो की फाइल बनानी पड़ती है, माइक्रो टीचिंग की फाइल। तो इसमें आपके 20 लेसन प्लान बनते हैं, है ना। इसके अलावा आपको सिमुलेशन की फाइल भी बनानी पड़ती है, इसमें भी आपके 20 लेसन प्लान बनते हैं। सेकंड सेमेस्टर की बात है ये। सेकंड सेमेस्टर में 20 ये 40 हो गए, है ना, ये रहते हैं आपके। इसके अलावा आपको सेकंड सेमेस्टर में एक ऑब्जर्वेशन फाइल बनानी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन फाइल आपको कैसे बनानी पड़ती है, जिस भी आप स्कूल में ऑब्जर्वेशन के लिए जाओगे, 1 मंथ के लिए जाना पड़ता है आपको स्कूल में। 1 मंथ के लिए आप जिस भी स्कूल में ऑब्जर्वेशन के लिए जाओगे, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना। रिपोर्ट ऑन स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको एक फ़ाइल पूरी बनानी पड़ती है। वहाँ की स्कूल की फ़ोटो वगैरह आपको लेनी पड़ती है ना। वहाँ के जो सीसी है, वहाँ की रिपोर्ट है, एसएमसी की रिपोर्ट वगैरह, मिड डे मील स्कीम कैसी है वहाँ पे, क्या क्या वहाँ पे न्यूट्रिशन चार्ट वगैरह, ये आपको सब मतलब कि बनाना पड़ता है आपको सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जर्वेशन फाइल में। इसकी मैंने यहाँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो भी बना रखी है कि आपको किस तरीके से ऑब्जर्वेशन फाइल बनानी है। तो ये सारा डेटा वगैरह आपको स्कूल का कैंपस, क्लासरूम, कितने क्लासरूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या स्कूल में प्रेजेंट है, इसकी आपको सारी फाइल बनानी पड़ती है। टीचर डायरी, टाइम टेबल स्कूल का। तो 1 मंथ के लिए जाओगे आप कहाँ स्कूल जाओगे, तो वहाँ पे आपको बनानी पड़ेगी ये क्या, ये आपको बनानी पड़ेगी माइक्रो टीचिंग की फाइल, जिसमें 20 लेसन प्लान बनेंगे, और 20 सिमुलेशन की फाइल में बनाने पड़ेंगे, और आपको साथ में क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन की फाइल बनानी पड़ेगी सेकंड सेमेस्टर में। तो ये रहता है आपका सेकंड सेमेस्टर का काम। 5 एग्ज़ाम हो गए और ये 3 चीज़ें होगी। ओके, ये हो गया आपका सेकंड सेमेस्टर का काम। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर, ओके, थर्ड सेमेस्टर में आपका क्या रहता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये है आपका, ये हो गया, ठीक है, ओके, बीएड फर्स्ट ईयर वाला सिस्टम दिखाया है, चलो ठीक है। हाँ, सेकंड सेमेस्टर हमने बात कर दी थी। हाँ, अब देखो थर्ड सेमेस्टर के बारे में अब हम बात करते हैं। देखो थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या करना पड़ता है, एग्ज़ाम, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, एग्ज़ाम तो आपके होंगे 2 ही एग्ज़ाम होंगे, जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, जो भी आपने सेकंड सेमेस्टर में चूज़ किए हुए थे। जैसे एक होगा आपका लाइफ साइंस का एग्ज़ाम, और एक होगा फिजिकल साइंस वालों का, मतलब 2 एग्ज़ाम हो गए। मेडिकल वालों के 2 ही हो गए, मैथ वालों के जैसे मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस वाला 2 ही हो गए, कॉमर्स वालों के एक कॉमर्स का, और एक इनमें से जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ करी होगी। और इसी तरीके से आर्ट्स वालों का एक होगा SST का एग्ज़ाम, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा ये आपके 100 मार्क्स के हो गए ना, 50-50 100। लेकिन आपका यहाँ पे मेन जो आपका रहता है वो रहता है आपका TP,
टीपी मतलब थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या करना पड़ता है, 4 मंथ के लिए आपको जाना पड़ता है, कहाँ, स्कूल में जाना पड़ता है। 4 मंथ के लिए आपको स्कूल में जाना पड़ता है। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे आपका क्या सिस्टम रहता है, वहाँ पे आपको डेली आपको पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, जो भी आपको क्लासेस वगैरह दी जाएगी। अब आपको उस दौरान क्या करना पड़ता है, जो भी आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट हो गए, है ना, तो इसकी जो फाइनल टीपी होती है 125 की मार्क्स की आपकी फाइनल टीपी होती है। क्या होता है उसमें वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 मैक्रो की फाइल बनानी पड़ती है, मैक्रो फाइल हर एक सब्जेक्ट की। जैसे मेडिकल वालों की एक बनेगी लाइफ साइंस की फ़ाइल, एक बनेगी किस चीज़ की फ़ाइल, फिजिकल साइंस की फ़ाइल, और इस तरीके से जो बाकी सब्जेक्ट्स है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको 2 फाइलें बनानी पड़ती है, मतलब एक फाइल बनानी पड़ती है। टोटल आपकी 2 बनती है थर्ड सेमेस्टर में, है ना। ये आपका रहता है, इसमें आपके मतलब एक फ़ाइल में आपको बनाने पड़ेंगे 50 लेसन प्लान, दूसरी फाइल में भी आपको बनाने पड़ेंगे 50 लेसन प्लान। ओके, तो ये आपका सिस्टम रहता है। आपको फाइल बनानी पड़ती है और 4 मंथ के लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है, और आपके एग्ज़ाम होते हैं ये वाले। इसके अलावा आपकी फ़ाइनल टीपी होती है ना। फाइनल टीपी में आपका क्या सिस्टम रहता है, फाइनल टीपी होती है आपकी 125 मार्क्स की, है ना। तो इसमें आपको क्या क्या लेना जाना पड़ता है, मतलब फाइनल टीपी मैं आपको बताता हूँ फाइनल टीपी में क्या होता है। जिस दिन आपकी फाइनल टीपी होती है उसका ब्लॉग भी मैंने डाल रखा है शायद अपने चैनल के ऊपर। तो उसमें आपका क्या रहता है, फाइनल टीपी के लिए जो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है, हमें क्या प्रिपेयर करनी पड़ी थी, मैं आपको बताता हूँ कि HPU में हमें क्या प्रिपेयर करनी पड़ी थी। हमें प्रिपेयर करनी पड़ी थी, देखो, एक तो 2 आपकी जो फाइलें होगी, है ना, ये तो आपको बनानी पड़ती है जो आपकी टीपी होती है उसके दौरान। इसके अलावा आपको 2 मॉडल बनाने पड़ते हैं, वर्किंग मॉडल आपको बनाने पड़ते हैं। जैसे जो मेडिकल वाले हैं वो आप अपने सब्जेक्ट का मॉडल बनाएंगे, जैसे फिजिकल साइंस का बनाएंगे और एक लाइफ साइंस का बनाएंगे। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे ये 2 सब्जेक्ट थे। तो जैसे मैंने लाइफ साइंस में वर्किंग मॉडल बनाया था, हार्ट का वर्किंग मॉडल बनाया था, और फिजिकल साइंस में मैंने कंडक्टर्स वगैरह, शायद इंसुलेटर, ये बनाया था कुछ, मेरे को ध्यान आ रहा है, शायद यही बनाया था। कुचालक और सुचालक बनाया था मैंने, मेरे को याद आ रहा है। फिजिकल साइंस में बैटरी वगैरह मैंने बनाई थी, वर्किंग बनाए थे मैंने। तो हाँ, मार्क्स भी मेरे को अच्छे मिले थे। 125 में से मेरे को 118 मिले हैं शायद, 118 या 117 दोनों सब्जेक्ट में, 117 या 118 है शायद, 118 मार्क्स मिल गए थे मुझे। तो ये आपका डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ आपकी डिपेंड करती है। जिस दिन आपकी फाइनल टीपी होती है, आपको फाइनल टीपी के लिए क्या क्या बनाना पड़ता है, 2 मॉडल, है ना, और इसी के 2 चार्ट आपको बनाने पड़ते हैं। जो आपने 2 मॉडल बनाए हैं उसी के आपको 2 चार्ट भी बनाने पड़ते हैं। ओके, 2 चार्ट वो हो गए आपके, है ना, फाइनल टीपी के लिए। ये आपकी थर्ड सेमेस्टर में ही होती है। थर्ड सेमेस्टर में आपको बहुत काम होगा, इसलिए आपने प्रिपेयर रहना है। 50 लेसन प्लान, 50 आपको 2 लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे 2 सब्जेक्ट के। इसके अलावा आपको 2 मॉडल बनाने पड़ेंगे फाइनल टीपी के लिए, 2 आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे उसी के, और इसके अलावा आपको हमारे को तो 6 कॉपीज़ आपकी फाइनल लेसन प्लान की भी बनानी पड़ी थी। जो भी आपने मॉडल वहाँ पे डिलीवर करना है तो उसके लेसन प्लान भी बनाने पड़े थे, 6 कॉपी, है ना। वैसे तो 2 ही होते हैं, लेकिन टोटल 6 कॉपी हमने बनाई थी। तो ये आपका सिस्टम रहता है। तो ये रहता है आपका कि जिस दिन आपकी फाइनल टीपी होती है, आप किसी स्कूल में आपकी फाइनल टीपी होती है, तो हमारी तो मॉडल स्कूल में हुई थी, पारी यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी के नीचे मॉडल स्कूल है वहाँ पर हुई थी हमारी फाइनल टीपी। तो हम गए थे, सुबह गए थे, सारे बच्चे आए थे। तो बारी बारी से क्या होता है, जो वहाँ पे एग्जामिनर आए होते हैं बाहर से, जो आपको असेस करते हैं, आपको अंदर जाना पड़ता है, बच्चों को टीच करना पड़ता है। आपने जो सारी स्किल्स वगैरह आपने सीखी है वो आपने वहाँ पे 5-10 मिनट आपको एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे देंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व वहाँ पे किया जाएगा 5-10 मिनट के लिए। आप किस तरीके से सारी स्किल्स का यूज़ कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड राइटिंग किस तरीके से कर रहे हो, एक्सप्लेन किस तरीके से कर रहे हो, आपने मॉडल कैसा बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपकी होगी फाइनल टीपी में। तो उसी बेसिस पर आपको असेस किया जाएगा और 125 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपके मार्क्स जुड़ते हैं जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो 125 आपके ये हो गए और 50 आपके ये हो गए, तो टोटल आपका 350 में से आपका रिजल्ट आता है। ओके, थर्ड सेमेस्टर में आपका ये सब आपको थर्ड सेमेस्टर में करना पड़ता है। इसलिए आपको सेकंड और थर्ड में कुछ ज़्यादा लोड हो जाता है आप के लिए। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए आपने टेट की प्रिपरेशन, HP टेट की प्रिपरेशन, C टेट की प्रिपरेशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर देनी है। तो आपका जो ये हो गया, थर्ड सेमेस्टर हो गया। उसके बाद अगर हम फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बात करें, फोर्थ सेमेस्टर में आपका कुछ नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस आपको एग्जाम देने, स्कूल जाना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा। देखो, फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या रहता है, फोर्थ सेमेस्टर में आपके कितने एग्जाम रहते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में आपके 6 एग्जाम रहते हैं।
ओके, ये हो गया आपका नॉलेज एंड करिकुलम, यही आपका 100 मार्क्स का रहता है, एक ही पेपर आपका 100 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे आपके जो भी बाकी आपके एग्ज़ाम है, चौथा, पांचवा आपका ये हो गया। और जो आपका छठा सब्जेक्ट है इसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है, मतलब कॉलेज वाले खुद चूज़ कराते हैं आपको कि वो कौन सा पढ़ाएंगे, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो हमें पढ़ाया था ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये हमें पढ़ाया था। तो इस तरीके से आपको 6 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं बीएड 4th सेमेस्टर में। ओके, 6 आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो इसमें आपका क्या रहता है, इसमें आपका ये रहता है कि तो इसमें जो भी आपके 50-50 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं ना, ये होते हैं आपके 1.5 आवर्स के, यानी 1 घंटा 30 मिनट के आपके एग्ज़ाम होते हैं। और जो भी आपके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं ये आपके 3 आवर्स के होते हैं। तो ये आपका सिस्टम रहता है। 4 सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ओके, इसके अलावा आपको जो बीएड के एग्ज़ाम है उसके बारे में ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नॉन अटेंडिंग करते हैं। और बुक्स की अगर मैं बात करूँ, बुक्स लेने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है बुक्स लेने की। तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले, वो तो अगर मेरे नोट्स भी पढ़ेंगे तो मतलब मोर देन इनफ है, बहुत से मोर देन इनफ है। वो बुक्स लेने की आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोज़ डाल रखी है कि बीएड के एग्ज़ाम आपको कैसे अटेंड करने पड़ते हैं। अगर आपको कुछ आता भी नहीं है तब भी आप पास हो जाओगे, कैसे होंगे सब कुछ मैं आपको बताऊँगा जब भी आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे। बाकी इन सभी जो एग्ज़ाम्स है इन सभी की वीडियोस मैंने ओनली फर्स्ट सेमेस्टर की डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, तो आप चेकआउट कर लेना। इसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर देना। इसके अलावा आपने बीएड जो अगर आप कर रहे हो तो बीएड में आपने क्या करना है, आपने बीएड में ओनली स्किल्स अच्छे तरीके से सीखनी है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग किस तरीके से होती है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, आपने जो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो आपको आनी चाहिए। बाकी ये थ्योरी ज़्यादा मैटर नहीं करती है आपकी बीएड में। तो थ्योरी तो आप मतलब एक दिन अगर पढ़ोगे तब भी आप आराम से पास हो जाओगे। पेपर आप किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, पूरी शीटें किस तरीके से फिल करनी होती है। स्टार्टिंग में ये होता है बीएड में ना, बहुत लिखने को होता है। जब बीएड के एग्ज़ाम होते हैं ना तो इसमें मतलब आपको ज़्यादा शीटें फिल करनी पड़ती हैं। तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों से शीटें फिल नहीं की जाती है, स्पेशली जो मेडिकल या नॉन मेडिकल के बच्चे हो गए, उनको इतना लिखने की आदत नहीं होती है, वो टू द पॉइंट लिखते हैं। इसलिए थोड़ा लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 3 घंटे में पूरी 40 की 40 शीटें फिल करनी चाहिए। वैसे मतलब नेसेसरी नहीं है, लेकिन करोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, ये आपका सिस्टम रहता है। और तो यही आपका सिस्टम। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी मैंने आपको सारा बता दिया HP टेट के बारे में। हाँ, HP टेट की आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं भी फर्दर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, देखते हैं फ्यूचर में क्या प्लान बनता है। और फर्स्ट सेमेस्टर से आप एलिजिबल रहते हो, कोई दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप वहाँ पर NCT की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप केस भी कर सकते हो। ओके, ये आपका सिस्टम रहता है। हाँ जी, इसके अलावा मतलब ये रहता है कि अब आपने जो बीएड कर ली या बीएड में हो आप, इसके बाद आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो। देखो, अगर आपने टीजीटी कमीशन देना है, टीजीटी जो हिमाचल प्रदेश का आता है, और चाहे आपका पीजीटी हो गया। देखो, जो आपका टीजीटी कमीशन आता है, टीजीटी कमीशन देने के लिए आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। टेट आपने कोई भी सेमेस्टर में दिया हो, HP टेट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। HP टेट आपका क्लियर होना चाहिए, बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप टीजीटी कमीशन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पीजीटी कमीशन के लिए आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, टेट वहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन आपकी पीजीटी कमीशन के लिए बीएड कंप्लीट होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपकी सेंटर लेवल के एग्ज़ाम आते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालयों के लिए आते हैं, इसकी वैकेंसी आपकी सेंटर से आती है। KVS हो गया, NVS हो गया, है ना। DSSS भी आपका दिल्ली का एक एग्ज़ाम होता है टीचिंग वगैरह का, तो वो आपका दिल्ली में ही होता है। तो KVS, NVS वगैरह, नवोदय विद्यालय स्कूल वगैरह, इनके लिए आपका क्या सिस्टम रहता है, बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका जो CTET है, सेंटर लेवल का जो आपका टेट है, वो आपका क्लियर होना चाहिए KVS वगैरह, NVS वगैरह एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। लेकिन बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आपने टेट कौन सी भी सेमेस्टर में दे रखा हो, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका सिस्टम रहता है CTET, HP टेट वगैरह एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। और फिर आप फर्दर स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल वगैरह है उसमें टीच कराने के लिए भी आराम से एलिजिबल हो जाते हो जब आपकी बीएड वगैरह कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आपने ज़्यादा फोकस अपने एग्ज़ाम्स के ऊपर करना है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। बीएड के आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे आराम से, खेलते खेलते आपकी जो बीएड है वो भी आपकी हो जाएगी। ओके, आपने ज़्यादा लोड नहीं लेना है बीएड के एग्ज़ाम्स का, एक दिन पहले पढ़ोगे वो भी, तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आराम से पास हो जाओगे। ओके, इसके अलावा
इसके अलावा जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपने साइड बाय साइड करते रहनी है। और बीएड में आपका यही है कि जो आपका टेट वगैरह है वो आपका मेन एम होना चाहिए कि टेट आपका जल्दी से जल्दी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टेट के एग्ज़ाम को बहुत सारे बच्चे लाइटली ले लेते हैं। इतना लाइटली होता भी नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर का नहीं, इसी ईयर का जून का एग्ज़ाम देखोगे टेट का, तो वो थोड़ा टफ आया था एज़ कम्पेयर टू जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम होते हैं टेट के। तो हो सकता है कि फर्दर आपके टेट के एग्ज़ाम अगर ऐसे मतलब थोड़े टफ आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपने टेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आपका ये गोल रहना चाहिए कि आप टेट जल्दी से जल्दी आप क्लियर करो। सी टेट हो गया आपका, चाहे जो भी हो गया, आपने जल्दी से क्लियर करना है। और बीएड में आपने स्किल सीखनी है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बस यही आपका मेन मोटिव होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी और डाउट्स हो, है ना, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो आई होप जो ये वीडियो है आज की, ये बहुत लंबी हो चुकी है लेकिन इन्फॉर्मेटिव रही होगी, मैं ये कह सकता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स हो तो आपने, हाँ देखो एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि बीएड में स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है। उसके ऊपर एक फर्दर अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, किसको मिलती है, क्या क्या सिस्टम रहता है, वो भी ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप कहते हो तो कमेंट में बता देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।